हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हंसवानी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स की जो चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं। आपको इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि इस नियम का उपयोग जो है वो हम फिजिक्स में बहुत जगह करने वाले हैं और इस नियम का नाम है कूलाम का नियम। बेटा, जो कूलाम का नियम है वो 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस नियम से संबंधित आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। कूलाम का नियम की अगर हम बात करें तो कूलाम का नियम जो है वो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। अगर हम आपसे बात करें तो आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश हमने आपको पिछले वीडियो में समझाए थे। आप सभी लोगों को हम बार बार बोलते हैं कि जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार पिछले वीडियो को जाकर अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियो देखोगे तो आपको वहां के कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं और यहां आपको वो मदद मिलने वाली है। तो आवेश आपने देखा था दो प्रकार के होते थे। एक होता था धनावेश जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक होता था ऋणावेश जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो नेगेटिव चार्ज। तो आवेश के हमें दो प्रकार तो थे पता, एक पॉजिटिव और दूसरा कौन था, नेगेटिव। अब अगर आपको याद होगा तो अपन ने शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट में समझा था कि जो आवेश होते हैं, जो समान आवेश होते हैं, उन्हें हम बोलते थे क्या, सजातीय आवेश। समान आवेश का मतलब है जैसे प्लस प्लस का और माइनस माइनस का, उन्हें हम बोलते थे सजातीय आवेश। और जो विपरीत आवेश होते थे, जैसे एक प्लस का दूसरा माइनस का, उन्हें हम बोलते थे क्या, विजातीय आवेश। तो एक होता था अपने पास सजातीय आवेश का जोड़ा और एक होता था अपने पास क्या, विजातीय आवेश। अब सजातीय आवेश में कौन कौन आएंगे, जैसे पहला भी प्लस का और दूसरा भी प्लस का, ये दोनों सजातीय आवेश है क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं। पहला भी पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो। और इसके अलावा पहला भी नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इनको हम बोलते थे सजातीय आवेश। विजातीय आवेश का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव होना चाहिए बेटा और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, या पहला नेगेटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, मतलब एक धनावेश दूसरा ऋणावेश, इनको हम बोलते हैं विजातीय आवेश। और अगर हम इनकी बात करें तो सजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता था, जब हम सजातीय आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो इनके मध्य लगता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बेटा, प्रतिकर्षण बल। मतलब प्लस प्लस के चार्ज माइनस माइनस के चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव के पास दूसरा पॉजिटिव लाओगे तो फिर ये दोनों पास नहीं आएंगे, ये दोनों एक दूसरे का विरोध करके कहां जाएंगे, दूर जाएंगे। ये किस में होता है, सजातीय आवेशों में। मतलब प्लस प्लस पास में ले जाओ तो प्रतिकर्षित होंगे, माइनस माइनस पास में ले जाओ तो भी ये क्या होने वाले हैं, प्रतिकर्षित होने वाले हैं। लेकिन एक आपका पॉजिटिव हो दूसरा आपका नेगेटिव हो, मतलब आवेश दोनों विजातीय हो, तो इनके मध्य कौन सा बल लगता था, हमने आपको समझाया था, इनके मध्य लगता है आकर्षण बल। कौन सा बल बेटा, आकर्षण बल। मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इन दोनों को अगर आप पास में लाते हो तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, एक दूसरे से आकर चिपक जाते हैं। तो ये हमने सजातीय और विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना की थी। तो वैज्ञानिक जो कूलाम थे, सन 1785 की बात है। आपको ये बात तो आ गई थी ना समझ में। तो हम कब की बात बोल रहे हैं, सन 1785 में। सन 1785 में वैज्ञानिक कूलाम ने सजातीय आवेश और विजातीय आवेशों के मध्य जो बल लगता है, इस बल का मान कितना होना चाहिए,
इस मान की गणना कैसे निकलती है, इसके लिए एक नियम दिया इन्होंने। मतलब कूलाम के द्वारा आप आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? हमने आपसे क्या बोला, जो कूलाम ने अपना नियम दिया था, इसके द्वारा आप दो आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है, इन सब चीजों की गणना कर सकते हो। किसके नियम के द्वारा? कूलाम के नियम के द्वारा। कब आया था बेटा कूलाम का नियम? सन 1785 में। और कूलाम का जो नियम है वो क्या होता है, तो पहले अपन नियम को लिख लें, फिर एक एक बात उसकी समझते हैं। कूलाम ने दिया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, नियम क्या कूलाम का? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। अभी समझाते हैं स्थिर बिंदु आवेश क्या कहलाते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के, जो भी आपने आवेश लिए हैं, आवेशों के परिमाण। अब आपको हमने बेटा पिछले वीडियो में बताया था, परिमाण का मतलब होता है आवेश का मान कितना है, वो परिमाण कहलाता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अनुदिश लगता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। अगर आपको आ जाए कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, तब भी यही लिखना है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। अब आप लोगों को यहां पर एक ही बात से आएगी कि आप सर यहां पर एक नया शब्द आया है, स्थिर बिंदु आवेश। बेटा स्थिर का मतलब तो सभी लोग जानते हैं, रुका हुआ आवेश। बिंदु आवेश का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे आवेश, ऐसे आवेश जिनकी जो साइज है वो बहुत छोटी है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, थोड़ी सी अधिक है। मतलब हमारे पास बहुत छोटे छोटे जो आवेश हैं वो कुछ दूरी पर रख दिए जाएं तो ऐसे आवेशों को हम बिंदु आवेश बोलते हैं। समझ में आ रही बात? बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? ऐसे आवेश जो आकार में बहुत ज्यादा छोटे होने वाले हैं, जिनकी साइज उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होती है, ऐसे आवेशों को बेटा हम क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। आपको हमारी यहां तक की बात समझ में आ रही है? और इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कितना बल लगता है,
इस बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था और कूलाम के इस नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो क्या था वो नियम, एक बार फिर समझें। इन्होंने बोला कि अगर हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, कितने होने चाहिए, दो, और अगर ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब ये जो बल है वो आवेश पर निर्भर करने वाला है। जितना ज्यादा आवेश होगा लगने वाले बल का मान भी उतना ही अधिक होगा। ये कूलाम ने बताया अपने नियम में। और क्या बताया इन्होंने, अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बीच की दूरी मतलब आपने इन आवेशों को रखा होगा तो इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हमने आपको बताया था कि आपने 11th में ही पढ़ा था कि जो व्युत्क्रमानुपाती वाले मान होते हैं वो अगर व्युत्क्रमानुपाती वाला मान बढ़ता है तो बल की वैल्यू यहां घट जाएगी। मतलब जितने ज्यादा दूर ये आवेश होंगे लगने वाले बल का मान उतना ही कम होगा। इस नियम में कूलाम ने दो बात बोली है कि आवेश जितना ज्यादा होगा लगने वाला बल भी उतना ही ज्यादा होगा। आवेशों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी लगने वाले बल का मान भी उतना ही कम होगा। तो दोनों के जो बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और यह जो बल होता है बेटा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब मान लो पहला आवेश ये है Q1 और दूसरा आवेश ये है क्या, Q2, और इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली, R मान ली। तो ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। ये जो रेखा है इसी रेखा पर ये बल लगने वाला है। क्लियर हो रही है आपको यहां तक की बात? यहां तक की बात आपकी क्लियर होती है तो आप इसको अब आगे कैसे अपन सॉल्व करेंगे। हमने अब मान लिया बेटा दोनों आवेश ये Q1 है और एक आवेश क्या है, Q2 है। तो हम यहां पर यही लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश, हम मान ले रहे हैं कि माना दो बिंदु आवेश कौन कौन है, Q1 व Q2 है, तथा बीच की दूरी तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। कुछ भी मान लो, स्मॉल r कैपिटल r, तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 थे और इनकी बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम के नियमानुसार, तो किसके नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार हम यहां पर कूलाम का नियम लगा सकते हैं। कूलाम ने क्या बोला था कि आपके पास जो भी आवेश है और इन दो जो भी आवेश है आपके पास दो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए और दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल होगा वो आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। आपके पास जो आवेश हैं उन दोनों आवेशों का गुणनफल कर दो, उसका गुणा कर दो तो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बल होगा। मतलब जो F है वो F मतलब बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं और ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, Q1 और Q2। दो आवेश हमने Q1 Q2 माने हैं तो हम यहां पर लिखेंगे Q1 और Q2। लेकिन याद रखना जब हम बल की गणना कर रहे हो तो R के मान में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो R क्या होना चाहिए, नियत। नियत का मतलब है इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जब हम गणना कर रहे हैं तो R नियत हो। दूसरी अगर हम बात करें, एक बात और उन्होंने बोली कि जो बल F है, लगने वाला बल किसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों के बीच की दूरी। तो व्युत्क्रमानुपाती किसके, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में जाने वाली वैल्यू है, नीचे लिखेंगे हम इसको। और बीच की दूरी कितनी है, r। r का क्या करना है, वर्ग।
लेकिन जब हम R की गणना करें तो उस टाइम पर कौन नियत होने चाहिए, किसके मान नहीं बदलने चाहिए, Q1 और Q2 क्या होने चाहिए, यहां नियत हो। क्या हो बेटा, नियत हो। आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब ये दो मानों पर ये ऐप निर्भर कर रहा है, तो हम इन दोनों मानों को यहां क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे दोनों को मिलाने पर, मतलब इन दोनों को मिला दो, क्योंकि दोनों में आपको एक जैसे साइन लगे हुए। तो यहां पर आप क्या करोगे, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा, R²। ये आपके पास बल की वैल्यू है। लेकिन यहां से कोई मान तो क्लियर हो नहीं रहा है, भाई हम कैसे बताएं। यहां से तो परिभाषा बस से पता चल गया कि ये जो बल F है वो दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और इनके जो बीच की दूरी R है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां हम इसको सॉल्व करेंगे। और 11th में सभी लोगों ने सीखा है कि जब भी हम इन अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहां पर लगता है सदैव बराबर का चिन्ह और कोई ना कोई एक नियतांक आता है। अब वो नियतांक क्या होता है वो आप पे निर्भर करता है, आपको ए मानना के मानना, लेकिन कोई ना कोई नियतांक अवश्य आएगा। तो मान ले रहे हैं हम यहां पर कोई नियतांक के आ गया, और क्या चल रहा है अपना Q1 Q2 अपॉन R²। अब आपके दिमाग में जाएगी कि यहां पर तो सर एक नई राशि आ गई है, ये के तो पहले से था ही नहीं ना, आपने माना था। तो बेटा ये जो के है वो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एक स्थिरांक है जिसका मान फिक्स होने वाला है। तो के क्या है, एक स्थिरांक है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और इसका जो मान है वो मापन की पद्धति और मात्रक पर निर्भर करने वाला है। आपने 11th में मापन की 4 पद्धतियां पढ़ी थी, लेकिन बेटा जो 4 में से हम यूज करते हैं वो 2 ही करते हैं। पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हैं हम 2 पद्धतियों का यूज करते हैं, एक होती है SI पद्धति और एक होती है CGS पद्धति। बात समझ में आ रही है, एक SI और एक क्या, CGS पद्धति। तो भैया जो के क्या है इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। भाई कई लोग स्थिरांक लिखते तो आप स्थिरांक भी लिख सकते हो। यहां के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान मात्रक की पद्धति एवं माध्यम पर निर्भर करता है। भाई जो हमारा के है वो एक नियतांक है, और इस के का जो मान है वो माध्यम पर और साथ में किस पर, मात्रक की पद्धति। आप किस पद्धति में उसको माप रहे हो, क्योंकि भैया मात्रक की पद्धति में वैल्यू अलग अलग होती हैं, तो मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है। माध्यम पर भी क्यों निर्भर करता है, स्वाभाविक सी बात है। अगर हम वायु में चलेंगे, अगर मान लो दोनों के दोनों आवेश वायु में रखे हुए हैं, तो ये वायु में इन पर बल कुछ और लगेगा। अब इन्हीं के बीच में कोई माध्यम आ जाए तो फोर्स की वैल्यू कुछ और हो जाने वाली है। भाई आप ऐसे नॉर्मल चलोगे वायु में तो आप कुछ और चलोगे, और आपको पानी में चलाएं तो पानी में चलने के लिए थोड़ा बल हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी एक अलग माध्यम है, वायु एक अलग माध्यम है। ऐसे इसमें के का भी जो मान है वो माध्यम पर निर्भर करने वाला है, क्योंकि हर एक माध्यम में लगने वाला बल अलग अलग होगा। और साथ में किस पर निर्भर करेगा, मात्रक की पद्धति पर। SI पद्धति में इसकी वैल्यू कुछ और होने वाली है, और CGS पद्धति में इसकी वैल्यू कुछ और होने वाली है। हम दोनों के समझेंगे कि किस में कितना मान आता है इसका। बेटा यहां तक की बात आपको क्लियर है, और अगर यहां तक की बात आप क्लियर है तो कमेंट में जरूर बताएं।
अब इसके बाद अगर हम बात करें एसआई पद्धति में, तो बेटा हमने के बारे में बताया है। देखो आपको नोट्स बनाते चलना है। के की अगर हम बात करें तो के क्या है, अगर हम के की बात करें तो के है, यहां तक लिख लें, इसके बाद समझ ले, फिर अपन नोट्स में व्यवस्थित लिखेंगे। के एक क्या है बेटा, अनुक्रमानुपाती नियतांक। नियतांक मतलब कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होने वाली है। आ रही बात समझ में? इसे आप चाहो तो स्थिरांक भी बोल सकते हो। तो के क्या है, स्थिरांक। और इस के का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है? इस के का मान दो लोगों पर निर्भर करता है। एक करता है मात्रक की पद्धति पर। कितने लोगों पर निर्भर भैया? दो लोगों पर करने वाला है। एक मात्रक की पद्धति पर निर्भर करेगा और साथ में करेगा माध्यम पर। आप जिस माध्यम में होगे उस हिसाब से के का मान चलने वाला है। और दूसरा मात्रक की पद्धति पर। और अगर हम मात्रक की पद्धति की बात करें तो मात्रक की पद्धति में भी दो लोग आने वाले हैं। एक किस में आएगा, एक एसआई पद्धति। अगर हम मात्रक की पद्धति की बात करें तो एक एसआई पद्धति में मान होगा और एक किस में मान होगा बेटा, सीजीएस पद्धति में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने आपसे क्या बोला कि एसआई पद्धति में मान कुछ और होगा और सीजीएस पद्धति में मान कुछ और होगा। किसका? इस के का। इसको समीकरण 1 दे दो अभी। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब किस में कितना होता है हम बोले समझते हैं। तो इसके आगे बढ़ेंगे जब हम, आपको हमने बता दिया कि के का मान माध्यम पर निर्भर करेगा। जल्दी बताओ किस पर निर्भर करता है के का मान? एक तो माध्यम पर निर्भर करेगा, दूसरा किस पर निर्भर करेगा? तो दूसरा निर्भर करेगा मात्रक की पद्धति पर। और दो पद्धतियां हमें पढ़नी है, दो पद्धतियों में इसका मान निकालना है। एक एसआई पद्धति और दूसरी कौन सी? सीजीएस पद्धति। अगर हम बात करें एसआई पद्धति में तो हम यहां लिखेंगे एसआई पद्धति में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, जिसका मान अगर हम सॉल्व करें तो आता है 9 × 10⁹ अब एसआई पद्धति में जो के का मान है, या तो आप लिख दो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपके लिए इसका जो संख्यात्मक मान आएगा वो आएगा 9 × 10⁹ अब आप बोलोगे सर इस के का कोई मात्रक नहीं है क्या? भाई जैसे आवेश का मात्रक कूलाम होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो क्या इसका मात्रक नहीं होगा? तो इसका मात्रक भी होगा बेटा। क्या होना चाहिए? तो हमें मात्रक रटने नहीं, हमें यहीं से बनाने हैं। दिमाग लगाओ आप बहुत अच्छे से। तो F बराबर क्या है? K है। फिर क्या है आपको? Q1 है। फिर क्या है? Q2 अपॉन कितना है? R²। अगर हम यहां से K का मान बनाएं तो दिमाग लगाओ, ये अपॉन से यहां जाने वाला, मतलब F के साथ कौन आ जाएगा? इनटू में R² अपॉन के का जब मान बनाया था तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा एफ के साथ। तो कितना आ जाएगा? Q1 और Q2 ये भाग में चला गया कि नहीं? अब दिमाग लगाओ, एफ क्या है बेटा? बल। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? चलो अभी हम आपको ऐसे लिख दे, न्यूटन। आर क्या है? बीच की दूरी। दूरी का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? मीटर²। दूसरी बात, आवेश कितने बार है यहां पर? 2 बार। तो आवेश का मात्रक कितना होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और एक कूलाम ये है, एक कूलाम ये है, कूलाम इंटू कूलाम मतलब क्या हो गया बेटा? कूलाम²। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब इसको कैसे लिखोगे आप? Nm²/c², मतलब न्यूटन गुणित मीटर² प्रति कूलाम²।
इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भैया इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है? अब चलो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ तक आ गई ना बेटा? हमने आपसे क्या बोला कि जो के का मान होता है वो कितना होता है SI पद्धति में? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये किसका मान है? के का मान। अब के का मान यहां से मिल गया आपके लिए, तो यहां पर रख दो आप समीकरण किसमें? 1 में। तो हम लिखेंगे समीकरण किससे? 1 से। और समीकरण 1 में रखेंगे तो F इक्वल कितना आएगा? 1 के की जगह क्या लिख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा कि नहीं? कई लोग एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, आप जो भी बोलना चाहो, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। साथ में कौन था बेटा? Q1, फिर कौन था? Q2 अपॉन क्या था? R²। किसकी गणना कर रहे हैं हम? बल की। और हमने आपको बार बार बोला है कि जब भी आप किसी भी चीज की वैल्यू निकालो उसका मात्रक लिखना बहुत अनिवार्य है। तो भैया यहाँ पर इसका मात्रक आप लिखना ही लिखना है। तो बल की गणना की है और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये SI पद्धति है। अगर हम इसको ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं। F इक्वल कितना लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू हमने कितनी समझी है? तो इसको लिख सकते हैं अपन 9 × 10⁹ फिर क्या है बेटा? Q1 Q2 और अपॉन कितना है? R²। और साथ में क्या है? न्यूटन। तो ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। ये लेकिन किस पद्धति के लिए? SI पद्धति के लिए। साथ में हमें इसका मान किस में निकालना है? CGS पद्धति में। ये तो SI पद्धति में के का मान। अब आपके दिमाग में एक बात जाएगी कि सर इसमें ये एक नया शब्द आया है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0, ये क्या है? ये किस बला का नाम है? तो बेटा ये जो है वो वायु की क्या है? विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट का भी क्या होता है? एक मान होता है। कितना होगा एप्सिलॉन नॉट का मान? आपको पेपर में यहां तक तो लिखना ही है। अब इसके बाद देखो आप, अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकलेगा? ये सब क्या है? अगर हम बात करें इसका मान निकालना चाहें तो ये आएंगे यहां पर, बल यहां पर आ जाएगा, इसको अपन यहां ले जाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का जब हम मान निकालेंगे 1/4 पाई, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि ये एक नियतांक है। तो यहां से आप इसका मान क्या है? Q1 Q2। एक मिनट इस तरीके से, सॉरी। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये वायु की विद्युतशीलता है। ये वायु की क्या है बेटा? विद्युतशीलता। जो एप्सिलॉन नॉट है ये वायु की क्या है? विद्युतशीलता है। और अगर हम इसके मान की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट जो इसमें आया वो क्या है? वायु की विद्युतशीलता। और इस एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। मात्रक क्या होगा इसका? तो दिमाग लगाइए आप यहां से कि जब हम इसका मान निकालेंगे एप्सिलॉन का, तो ये यहां आएगा, तो F कहां आ जाएगा? यहां पर। तो ऊपर Q1 Q2 है, मतलब दो आवेश हैं, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। चूंकि ये दो बार है तो हम क्या लिखेंगे? कूलाम स्क्वायर। अपॉन में कौन आ गया? अपॉन में अगर हम बात करें तो यहां F आ जाएगा, तो F का मतलब क्या है? न्यूटन। F मतलब बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। R क्या है? बीच की दूरी, और बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? दूरी का मात्रक होता है SI पद्धति मीटर, मतलब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है उस पर।
तो भैया एप्सिलॉन 0 वायु की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर होता है। और आपको ये वैल्यू याद रखनी है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब बात हम करें किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब सुनो बेटा, यहां पर अगर हम सीजीएस पद्धति में बात करें, हम किसकी, सीजीएस पद्धति, अगर हम सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में के का मान 1 होता है। हमने आपसे क्या बोला कि सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में के बराबर 1 होता है। अब आप बोलोगे ये कैसे आया होगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो किया होगा। देखो बेटा, एसआई पद्धति में किसकी बात करें हम, एसआई पद्धति में, तो के बराबर कितना था, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, यही था ना, इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये किस में था, एसआई पद्धति में। अब अगर हम सीजीएस पद्धति में इसको कन्वर्ट करें तो आप सभी लोग जानते हैं सीजीएस पद्धति में जो 1 न्यूटन होता है, किस पद्धति की बात कर रहे हैं हम, सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन बराबर, सीजीएस पद्धति में न्यूटन का मात्रक क्या होता है, डायन। तो सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डायन के बराबर होता है कि नहीं? सीजीएस पद्धति में जो 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ डायन के क्या होता है, बराबर। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, मीटर की, अगर हम 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर जो होता है वो 10² सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं? अगर हम बात करें किसकी, 1 कूलाम की, तो 1 कूलाम जो होता है वो 3 इंटू 10⁹ स्थिर कूलाम के बराबर होता है सीजीएस पद्धति में। ये आपके क्या होते हैं, मान होते हैं। हमने आपसे क्या बोला कि सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डायन के बराबर होता है। 1 मीटर जो होता है वो 10² सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 कूलाम जो होता है वो 3 इंटू 10⁹ स्थिर कूलाम के बराबर होता है। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इनको न्यूटन मीटर को सीजीएस पद्धति में, तो आपको पता है के का मान क्या आएगा सीजीएस पद्धति में, के बराबर 9 इंटू 10⁹ ये वैल्यू होती है। बदलो, 1 बार है न्यूटन, तो 1 न्यूटन की जगह हम कितना लिखेंगे, 10⁵। फिर क्या है, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻²। और याद करो आप इस पे, ये तो 1 मीटर की है लेकिन यहां तो मीटर पर स्क्वायर लगा है, तो हम भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। बेटा इतनी बात समझ में आ रही ना? अपॉन सी क्या है, 1 कूलाम, और 1 कूलाम की वैल्यू कितनी है, तो 1 कूलाम की जो वैल्यू है वो 3 इंटू 10⁹ होती है। और यहाँ पर भी क्या लगा है, स्क्वायर, तो हम भी इस पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब सॉल्व करोगे तो क्या मान आएगा, 9 तो ये है बेटा, और यहाँ पर 10⁹ इंटू 10⁵। अब देखो भैया पावर के ऊपर क्या लगी है, पावर,
तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का हम गुणा कर देते हैं, मतलब यहां पर 10 टू दी पावर कितनी 4 होने वाली है। और यहां जल्दी से बताएं 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू लगा है, फिर पावर के ऊपर पावर है तो 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 18। इतनी बात आ रही समझ में। k इक्वल 9 से 9 क्या हुआ कैंसिल, और जब आप 9 से 9 को कैंसिल करोगे तो आप यहां बताओ ये कितने की पावर है 10 टू दी पावर, सबके देखो वेट समान है ना तीनों के, और ये मल्टीप्लाई में तो ये सब जुड़ जाएंगे, तो 9 की पावर ये है, 5 की पावर ये है, 4 की पावर ये, तो टोटल पावर कितनी हो गई 9, 9 में ये प्लस कर दो सब, 9 5 कितने हो गए 14 और 4 कितने हो गए 18, 10 टू दी पावर 18, और अपॉन भी कितना है 10 टू दी पावर 18, और ये दोनों अगर कट जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1। इसलिए सीजीएस पद्धति में जो k का मान होता है वो 1 होता है। समझ में आ रही इतनी बात आपको। तो यहां पर दो फोर्स जो बनने वाले हैं एक सीजीएस पद्धति में, और अगर हम बात करें बल का मान तो सीजीएस पद्धति में बल का मान आप कितना लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो आपको पहले समीकरण हमने बना के बताया था। आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख सकते हो जो कितनी थी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और अगर आप चाहो तो सीजीएस पद्धति में जो बल का मान बनने वाला है वो कितना बनने वाला है भाई, के की जगह कितना आ जाएगा, यहां पर जो मान था एफ का वो कितना था के इंटू जब हटाया था तो Q1 Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। और सीजीएस पद्धति बनाएंगे तो के का मान कितना होता है 1, और 1 लिखना कोई मतलब नहीं, तो एफ का मान कितना आने वाला है Q1 Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। बात इतनी समझ में आ रही है सभी को। और यहां पर बल की वैल्यू कितनी होती है, बल को किस में मापते बेटा न्यूटन में, तो साथ में हम क्या लिखेंगे न्यूटन। तो ये सीजीएस। साथ में हमने आपको एक बात और बताई थी कि जो बल का मान होता है ये मात्रक की पद्धति पे तो निर्भर करता है, साथ ही किस पर करता है माध्यम पर। तो अगर हम माध्यम की बात करें, वायु या निर्वात की बात करें, तो निर्वात में जो है वो वैल्यू क्या होती है, अगर हम एफ की बात करें बल की बात करें किसमें निर्वात में, तो निर्वात में यही मान होता है आपका 1/f का जो मान होता है, सॉरी f किसमें निर्वात में, f का जो मान होता है वो 1/ कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर न्यूटन होता है। और अगर हम बात करें किसकी f का मान किसमें माध्यम में, तो माध्यम में इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां पर ओनली एप्सिलॉन होने वाला है क्योंकि यहां पर ये किसकी थी वायु की विद्युतशीलता थी और ये किसकी है माध्यम की है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये यहां पर क्या होगा Q1 Q2 अपॉन कितना होगा आर स्क्वायर, इसको भी हम किस में मापेंगे न्यूटन में। तो एक ये आपका मान होगा, एक आपका ये मान होगा। बाकी हमने आपको बताया था कि आपको वहां तक का सॉल्व करना है। तो बेटा आपको यहां तक की बात समझ में आई है। क्या था कूलाम का नियम, तो हमने आपसे क्या बोला था कि बेटा जो सजातीय आवेश हैं उनके मध्य कौन सा बल लगता था प्रतिकर्षण, और जो विजातीय आवेश हैं उनके मध्य कौन सा बल लगता था आकर्षण। और सजातीय और विजातीय आवेशों के मध्य कितना बल लगता है इसकी गणना किसने की थी कूलाम ने, और इसीलिए कूलाम के नियम की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और ये कूलाम का नियम मात्र कहाँ लगने वाला है स्थिर बिंदु आवेश में। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद हम आगे की जो क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।